हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होइएगा। आप लोगों का तैयारी बहुत बढ़िया से चलता होगा। और आज हम लोग क्लास 10th का जो है हिंदी का जो है ना, जो वायरल जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में, किस प्रकार का क्वेश्चन बनने वाला है, और जो समझिए तो वायरल ही क्वेश्चन समझिए, ठीक है ना। जो आपको एग्जाम जो होने वाला है आपको कब 17 फरवरी के दिन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को हम लाए हुए हैं, है ना, पूरे 50 क्वेश्चन है। क्या है, बहुत VVI क्वेश्चन है। इसमें से लगभग क्या है समझिए कि वायरल ही क्वेश्चन समझिए, ठीक है ना। इसमें से 100% आपको टकरा ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस लेक्चर को क्या कि पूरी तरह से देखिए, और आप लोग कोशिश कीजिए अपने कॉपी पर पेन को निकाल करके बैठ करके बना कर देखिए कि वो कितना आपको आ रहा है। आप लोग को तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो भी गया होगा, है ना। क्या होगा, तैयारी आपको हो भी गया होगा, और कुछ थोड़ा हमारा बाकी रह गया है। उस पर हम डेली आज से लेकर के, है ना, आपको डेली सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, आपको है ना, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, आपको डेली इस पर कवर, है ना, टॉप जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक क्वेश्चन जो 50 को होता है उसके बारे में आप बताने वाले हैं। तो आप लोग तैयार है ना? जवाब दीजिए, है ना, कमेंट कीजिएगा, है ना, कोशिश कीजिएगा कमेंट करने के कितना आपको सही आ रहा है, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपका हिंदी का है। आप जवाब दीजिए। क्या है कि पूरे किताब का निचोड़ है, परीक्षा से पहले क्या एक बार जरूर देख जाइए, हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन बन ही जाए, है ना। आइए शुरू करते देखते हैं, ठीक है। तो आइए आपका आज का पहला जो क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन है कि भारत में जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? जवाब दीजिए। भारत में जो है बेरोजगारी काहे लगी है, इसका सबसे प्रत्यक्ष व प्रमुख कारण क्या है? आप जवाब दीजिएगा। इसका क्या होगा, इसका आंसर जो होगा आपका, है ना, क्या होगा इसका आंसर? जवाब दीजिए। अगर आपको आता है भारत में जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, या जाति प्रथा, या बाल प्रथा है, बाल विवाह प्रथा। तो बेरोजगारी किस लिए है? पहला चैप्टर है आपका जो हिंदी का जो है पाठ्य पुस्तक से पहला ही आपको है, किस लिए है? तो भारत में बेरोजगारी जो किससे है आपका, ये जाति प्रथा होगा। क्या होगा इसका आंसर? जाति प्रथा होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? जाति प्रथा होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक है ना। आइए दूसरा देखते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक जो सभ्य समाज जो है वायरल क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको याद ही कर लीजिएगा। आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक जो सभ्य समाज हमारा जो है किस लिए मानता है? देखा जो है कार्य कुशलता के लिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट? कार्य कुशलता हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आंसर हो जाएगा? कार्य कुशलता हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, है ना। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? जवाब दीजिए आप लोग। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति का पुरोधा जो है किसे कहा गया है? नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भीमराव अंबेडकर का, ठीक है ना। इनका जन्म कब होता है? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। कहाँ? तो महू, है ना, एक जगह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? महू, मध्य प्रदेश में जन्म होता है। और इनका क्या होता है, और ये हमारे भारत का क्या संविधान के निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। क्या? महू पर दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? दलित परिवार में, ठीक है ना, दलित परिवार में इनका जन्म होता है। ये सब याद करिए, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म, आ ही गया क्वेश्चन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता है? जवाब दीजिए। 14 अप्रैल 1891। पहला ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891। आप लोग बनाइए, देखिए कि हमको कितना आंसर आ रहा है इसमें से। आप लोग तैयारी तो पूरा हो ही चुका है, देखिए। और आप चैनल को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि इस पर बेहतरीन वीडियो और लाने वाले हैं, इसी एक के बाद एक। तो 14 अप्रैल 1891 में क्या होता है? इनका जन्म होता है, ठीक है ना। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण पूछ रहा है। तो मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज? बेरोजगारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मुख्य कारण? बेरोजगारी भारत में क्या जाति प्रथा का सबसे मुख्य कारण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर। किसके अनुसार सेनों ने, सेन साहब की बात हो रहा है, किसके अनुसार जो है सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, है ना। किसके अनुसार? सेन साहब जो थे अपना सिद्धांत बदल दिया था। किसके अनुसार? उनका बेटा था एक लाडला, उसका नाम था खोखा।
क्या नाम था? खोखा के अनुसार। तो क्या होगा इसका आंसर? खोखा होगा, ठीक है ना। खोखा को ही क्या बोलते हैं? कासू नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? कासू। क्या नाम है? कासू है। प्यार से उसको क्या है? खोखा बोलते हैं, जो उसका बहुत ही प्यारा लड़का होता है। तो किस मतलब सिद्धांत को ही बदल दिया था खोखा के अनुसार, ठीक है ना। आंसर क्या होगा इसका? खोखा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग बताते रहिएगा कितना सही है ना, लास्ट में जवाब दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है ना। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब होता है? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, ये जो है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कितने ईस्वी में होता है? बताइए, इसका जवाब दीजिए। 1914, 1915, 1916, आप लोग इसका जवाब दीजिए कब होता है। तो इसका जन्म होता है नलिन बिलोचन शर्मा का 1916 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? 1916 ईस्वी में, ठीक है ना। बदरघाट कहाँ होता है? बदरघाट, पटना में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होता है 8 नंबर, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। क्या है? 5 बहन होता है ना। मतलब खोखा वो कितने बहन है? 5 बहन है। सीमा है, रजनी है, आलो है, शेफाली है और आरती है। ये आ गया पॉल। तो आरती को ही क्या है? उपनाम पॉल नाम दिया है। क्या नाम दिया गया? पॉल। पूछ देता है कि पॉल किसका नाम है? तो आरती का ही नाम है। तो किसकी बहन थी ये सब? 5 जो बहन थी, किसकी बहन थी? तो ये बहन थी मदन की, खोखा की, लेखा की, सेन साहब की। तो ये जो बहन थी ना, खोखा की बहन थी। किसकी बहन थी? खोखा की बहन थी। किसकी बहन थी? खोखा की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला है ना, विष के दांत शीर्षक पाठ की कैसी विद्या है? विष की दांत जो है पाठ जो है कैसी विद्या है? निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है कि डायरी है? विष की जो दांत है क्या है? तो विष की दांत जो है आपका ये क्या है? विष की दांत जो शीर्षक पाठ की कैसी है? विष की दांत निबंध तो है नहीं, कहानी है। क्या है? कहानी है। विष की दांत क्या है? विष की दांत एक कहानी है। क्या है? विष की दांत कहानी है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत कौन तोड़ा था? खेल खेल में, लट्टू खेलने के क्रम में खोखा के दांत तोड़ा था कौन? गिरधर लाल के बेटा का नाम क्या होता है? मदन होता है। तो मदन ने तोड़ता है। कौन तोड़ता है? मदन तोड़ता है। मदन के पिताजी जो है गिरधर लाल, खोखा के पिताजी यानी सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे? किरानी का काम करते थे। क्या चीज़ काम करते थे? किरानी का काम। मदन के पिताजी का नाम क्या है? जान लीजिए, मदन के पिताजी का नाम क्या है? तो पिताजी का नाम होता है आपका गिरधर लाल। क्या नाम होता है? गिरधर लाल। ये क्या थे? सेन साहब के, है ना, फैक्ट्री में एक किरानी के पद पर थे। क्या थे? किरानी। ये क्या थे? किरानी थे, ठीक है ना। इन्हीं के लड़का का नाम क्या होता है? इसके लड़का का नाम क्या है? मदन नाम होता है। क्या नाम होता है? इसके लड़का का नाम क्या होता है? मदन होता है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11, दारिस नामक जो सोने के सिक्के से भरा हुआ जो खजाना होता है घड़ा किसे मिल रहा है? दारिस, है ना, दारिस नामक सोना का नाम क्या है? दारिस है। क्या नाम है? दारिस। सोना का जो सिक्का से भरा हुआ घड़ा किसे मिलता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। किससे मिलता है? वारेन हेस्टिंग्स होगा। आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स, उस समय गवर्नर था। अगला है, भारत से हम क्या सीखे? ये क्या है? भारत से जो हम क्या सीखे? ये भारत से हम क्या सीखे? तो ये एक भाषण है। कैसे इसको पता करेंगे? तो भारत के लोग क्या करते हैं? इधर भाषणबाजी करते हैं। क्या करते हैं? भाषणबाजी। इसका आंसर क्या होगा? भारत से हम क्या सीखे? क्या है? एक भाषण है। क्या है? भारत से हम क्या सीखे? क्या है? आंसर भाषण होगा, ठीक है ना। आइए अगला 13 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कब होता है? तो मैक्स मुलर का जो जन्म होता है आपका, ये मैक्स मुलर का जो जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म होता है आपको कब? तो मैक्स मुलर का जन्म होता है आपको 1823 ईस्वी में होता है। कब होता है? मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी को होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1823 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? सर विलियम जोन्स जो है समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं आपको सर विलियम्स जोन समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचते हैं? तो पहुंचते हैं आपको कब? 1783 से पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं? 1783 से पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? 1783 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है
किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिश नामक सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता है? 172 दारिश नामक सोने, अभी बताया थोड़ा देर पहले। क्या होगा इसका आंसर, जवाब दीजिए। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका आंसर जवाब दीजिए क्या होगा, है ना। किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिश नामक, क्या होगा इसका आंसर? आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग पढ़ते हैं, अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं पढ़ते होइएगा तो आपको जवाब नहीं दे पाइएगा। तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, आपको सही आंसर आपको जवाब देना है, ठीक है ना। अभी बताया थोड़ा देर पहले। अगला क्वेश्चन में आइए इसके बाद, है ना। पुराने का मुंह सब बाधक, पुराने का मुंह सब समय बाधक ही नहीं होता, बल्कि पुराने का मुंह सब समय बाधक ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया? 2021 में। पुराने का मुंह किसमें है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली, नागरी लिपि। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किससे लिया गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर से उठाया गया है। किससे उठाया गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? कौन से देश के लोग जो है बड़ा बड़ा नाखून रखना पसंद करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। कब पूछा गया क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन को 2021 के दूसरा पाली में पूछा गया है। तो किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? जवाब दीजिए क्या होगा? अंग्रेज के समय के, ग्रीस के, केन्या देश के, चीन देश के। इसमें का राइट आंसर है ना, ग्रीस की जगह पर आपका आंसर क्या होना चाहिए आपका, है ना, गौड़ देश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गौड़ देश। आपका राइट आंसर क्या है? गौड़ देश है ना। क्या सही कर लीजिए, क्या होगा आंसर इसका? गौड़ देश होगा, ठीक है ना। आपका आंसर क्या जाएगा? गौड़ देश। सही आंसर क्या जाएगा आपका? गौड़ देश इसका राइट आंसर होगा। किस देश के लोग? तो गौड़ देश के लोग क्या है, बड़ा बड़ा नाखून रखना पसंद करते थे। आइए अगला, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखून का बढ़ना जो है किसका परिणाम है? तो सहवात वृत्ति। नाखून का जो बढ़ना है किसका परिणाम है? नाखून का क्या क्या दिखाता है? 22 में पूछा गया है, सारा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, आपको पूछ ही सकता है। तो इच्छा का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सफलता क्या, सफलता का। तो नाखून का बढ़ना जो है ना, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है। ये क्या है आपका? ये परिणाम है, ऑटोमेटिक है। आपके ना चाहने से भी क्या है, मनुष्य का नाखून हो गया, बाल हो गया, सब अपने आप बढ़ता है। उसी को क्या बोलते हैं? सहजाता वृत्ति किसको बोलते हैं? जो अपने आप होता है उसको क्या बोलते हैं? सहजात वृत्ति बोलते हैं। अगला देखते हैं, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? लेखक जो हजारी प्रसाद लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को, अल्पज्ञ बहन को। तो लेखक जो है किसे कहते हैं? तो ये जो है अल्पज्ञ पिता को कहते हैं। किसको कहते हैं? अल्पज्ञ पिता को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद कर लीजिए, है ना, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 26 में पूछ सकता है। द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र के रचयिता कौन है? इसका रचयिता है आपका वत्स्यायन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र रचयिता कौन है? 23 में पूछ ले है, कौन है? तो वत्स्यायन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वत्स्यायन को कामसूत्र के रचयिता कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 के बाद 20। कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। बताइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं उस चैप्टर में कहा गया है, कालिदास के द्वारा क्या बात कहा गया है, आपको जवाब देना। सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, बिल्कुल ये बात कहे हुए हैं। सब नए खराब ही नहीं होते, है ना। ए और बी दोनों सही है, सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते हैं। तो कालिदास क्या कहें? कालिदास ये कहे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, ये भी बात कहे, सब नए खराब ही नहीं होते, ये भी बात। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट, ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ए और बी दोनों आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा 21 नंबर के, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या होगा? जवाब दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने है जो निर्लज अपराधी किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ये भी क्या है? 2021 में पूछा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है?
तो नाखून को कहा है। किसे कहा है? डकैत, चोर, हत्यारे, साधु। इसमें ऑप्शन नहीं है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा आपका नाखून होगा। क्या होगा? नाखून। ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी नील अपराधी कहा है किसे? तो नाखून को कहा गया। नाखून जब आपका बढ़ जाएगा ना, किसी के सामने आपको शर्म महसूस होता होगा, अगर कुछ गंदगी वगैरह लगा हुआ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाखून। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टाइप पर सो गलती कर दिया है। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से, द्विवेदी जी का मतलब है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ता है? वही जवाब देने के लिए उनकी बेटी पूछी थी, उनकी छोटी लड़की पूछी थी, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं पिताजी? क्वेश्चन कौन पूछा था? तो उनकी लड़की ने पूछे थे। कौन पूछे थे? लड़की पूछी थी। कौन पूछे थे? लड़की। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लड़की पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लड़की। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं, है ना। उत्तर भारत में नागरी लिपि देवनागरी लिपि से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो ये कब से मिलने लगते हैं? देवनागरी लिपि जो है, नागरी लिपि के लेख जो है कब से मिलने लगते हैं उत्तर भारत में? 18 में पूछा हुआ है। कब से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। कब से मिलने लगते हैं? 9वीं सदी से मिलते लगते हैं उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? आरंभिक नागरी लिपि के शुरुआती लेख जो है कहाँ से मिलता है? हमको कहाँ से मिलता है? ये भी 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपको दक्षिण भारत से मिलता है। कहाँ से मिलता है? इसका आंसर दक्षिण भारत हो जाएगा। कहाँ से मिलता है? दक्षिण भारत। नागरी लिपि के शुरुआती जो लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से मिलते हैं। ठीक है ना। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं कि वैमा दान पत्र किस समय का है? वैमा दान पत्र जो है किस समय का है? वैमा दान पत्र किस समय का है? ये भी 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जवाब दीजिए इसका। वैमा दान पत्र जो है किसके समय का है? वैमा दान पत्र 1020, 1021, 1022, 1023 किसके समय का है? ठीक है ना। तो ये समय का है, तो ये जो है 1020 ईस्वी का है। किसके ईस्वी के समय का है? 1020 ईस्वी का है वैमा। ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिए। हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन होगा क्वेश्चन में, याद कर लीजिए कि हो सकता है कि पूछ भी सकता है 18 में 18 26 8 साल के बाद पूछ भी सकता है कि वैमा दान पत्र किसके समय में है? 1020 ईस्वी है। याद कर लीजिए। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 के बाद 26 है। 12वीं सदी के केरल के शासक के सिक्कों पर वीर केरल शब्द कौन सी लिपि में लिखा गया था? कौन सदी में? तो 12वीं सदी में केरल के शासक के सिक्का पर वीर केरल से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? वीर केरल से लिखा हुआ था। ठीक है ना। तो वीर केरल जो है कौन सी लिपि में अंकित है? वही से पूछा गया है। ब्राह्मी में, खरोष्टी में, गुजराती में, देवनागरी में कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपको खरोष्टी लिपि में लिखा है। किस लिपि में लिखा गया है? खरोष्टी लिपि हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। हिंदी लिखी जाती है कौन सी लिपि में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हिंदी को कौन सी लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। कौन सी लिपि में लिखते हैं? हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है ना। हिंदी को कौन सी लिपि में? उसी में आका आपका पंजाबी जो है आपका कौन सा लिपि में है? तो पंजाबी आपको गुरुमुखी लिपि में है। ये भी आपको पूछ देता है, गुरुमुखी लिपि में है। इसके बाद संस्कृत कौन सा लिपि में लिखा जाता है? संस्कृत जो है आपको देवनागरी लिपि में लिखा था। कब लिपि में लिखा था? देवनागरी। ठीक है ना। इसके बाद नेपाली है ना। नेपाली जो है कौन सा है? तो नेपाली भी आपको देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। इसके बाद उर्दू जो है कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो उर्दू आपका फारसी लिपि में लिखा जाता है। क्या लिपि में लिखा है? फारसी लिपि में। अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? अंग्रेजी जो है आपको कौन सी है? तो अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखा था। ठीक है ना। रोमन लिपि में लिखा था। ये सब पूछ देता है, याद कर लीजिए। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण की रचना किस भाषा में हुआ? तो रामायण की जो रचना है आपको संस्कृत भाषा में हुआ। किस भाषा में हुआ है? रामायण की रचना किस भाषा में हुआ है? संस्कृत भाषा में हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं कहाँ की भाषा है आपको? ये जो है आपको दक्षिण भारत की भाषा है। तमिल तमिलनाडु में बोलते हैं। तमिल कहाँ बोलते हैं? तमिल जो आपको बोला जाता है तमिलनाडु में। तमिल कहाँ बोलते हैं?
तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में। मलयालम, केरल में बोलते हैं क्या चीज़, मलयालम बोलते हैं। केरल की भाषा क्या है, मलयालम। तेलुगु कहाँ है, तेलुगु आपको बुलाता है, आपको तेलुगु, है ना, तेलुगु कहाँ बुलाता है, तो आंध्र प्रदेश। कहाँ बुलाता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्या बुलाता है, तेलुगु, आंध्र प्रदेश में बुलाता है। और आंध्र प्रदेश से ही कट के राज्य निकला है, क्या चीज़, इसको बोलते हैं आपको हम, है ना, उसको बोलते हैं कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश हो गया, एक हो गया आपका तेलंगाना। क्या बोलते हैं उसको हम, तेलंगाना, तेलंगाना। तेलंगाना में भी क्या बोलते हैं, तेलुगु। कन्नड़ कहाँ बोलते हैं, तो कन्नड़ आपका कर्नाटक में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, कर्नाटक में क्या बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं। कभी कभी भाषा भी आपको जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 30 में आइए, साहित्य के निर्माण के प्रगतिशील मनुष्यों की, साहित्य निर्माण की प्रगतिशील, साहित्य निर्माण के प्रगतिशील मनुष्यों की भूमिका है कैसे, नगण्य है, निर्णायक है, नकारात्मक में से कोई नहीं। तो साहित्य जगत निर्माण में मनुष्यों की कैसी भूमिका है, तो ये निर्णायक भूमिका है। कैसी भूमिका है, निर्णायक भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील मनुष्यों की कैसी भूमिका है, तो निर्णायक भूमिका है, निर्णायक भूमिका है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जारशाही कहाँ थी, जारशाही कहाँ थी, जारशाही जो थी कहाँ पर, जारशाही आपको रूस में थी। कहाँ पर थी, जारशाही व्यवस्था रूस के शासक को क्या बोलते हैं, रूस के शासक को क्या बोलते हैं, रूस के शासक को हम, रूस के जो राजा था उसको क्या बोलते थे, रूस की राजा को जार बोलते थे। क्या बोलते थे, जार, यानी सम्राट को बोलते थे। किसको बोलते थे, सम्राट को, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जारशाही कहाँ थी, तो आपको रूस में आंसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, रूस में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि निर्मला को साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, निर्मला नहीं होना चाहिए। निर्मला को साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, निर्मला नहीं होना चाहिए, है ना। निराला की साहित्य साधना है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, निराला होना चाहिए। सही आंसर क्या होना चाहिए, टाइपिस्ट क्या कर दिए हैं, गलती कर दिए हैं, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, सही कर लीजिए, है ना। यहाँ पर होगा निराला, निराला क्या होगा, निराला की साहित्य, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, सुभद्रा कुमारी, सहाय अघे, जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा। ये क्वेश्चन गलत है ना। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, है ना, जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा। क्या होगा इसका आंसर, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या है, तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का जो नाम है आपका उच्च गांव सानी है। कहाँ पर है, उच्च गांव सानी। देखिए उगना सानी है, नहीं होगा, रूपसा सानी, उनका गांव सानी, उगांव सानी। ये टाइपिस्ट गलती कर दिया है। आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर याद कर लीजिए, सही उत्तर होगा आपका उच्च गांव सानी। क्या होगा, उच्च गांव, उच्च गांव, उच्च गांव सानी, ठीक है ना। ये सही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 33 नंबर, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, रामविलास शर्मा का जन्म कब होता है, 1910, 1911, 1912, 1914। रामविलास शर्मा का जन्म कब होता है, तो रामविलास शर्मा का जन्म होता है आपको कब, 1912 ईस्वी में होता है। कब होता है, रामविलास शर्मा का जन्म जो होता है कब होता है, 1912 ईस्वी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1912 ईस्वी हो जाएगा। रामविलास शर्मा जी का जन्म होता है कब, 1912 में। 2021 से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34, परंपरा का मूल्यांकन, जैसे पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, परंपरा का जो मूल्यांकन जो है ना, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, ये 21 से पूछा हुआ है। कहानी है, निबंध है, व्यंग है, संस्मरण है, क्या होगा। परंपरा का मूल्यांकन जो है आपका क्या है, तो परंपरा का मूल्यांकन जो आपका निबंध है। क्या चीज़ है, ये निबंध है। साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये निबंध है। क्या है, निबंध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो लेखक के महामंत्री है लेखक रामविलास शर्मा, कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। क्या रहे, महामंत्री। 22 में पूछ ले हैं कब है, तो 1949 से लेकर 1953 तक रहे। कब से रहे, 1949 से
53 तक रहे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विकास क्रम में समांतर सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। क्वेश्चन समझिए कि सामाजिक विकास को क्रम में समांतर व्यवस्था, जो जमींदार की बात बोलते हैं, समांतर व्यवस्था की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। दासवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता, लोकतांत्रिकवादी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजीवादी, जब ये पूंजी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा इसमें, प्रगतिशील यानी समांतर व्यवस्था बढ़ने लगेगा, है ना। सामंत उसको कहेंगे, सामंत कहते हैं हम, इसके जमींदार को बोलते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, पूंजीवादी सभ्यता होगा। क्या होगा इसका आंसर, पूंजीवादी सभ्यता राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होगा, याद ये मनुष्य और पारिस्थितिकी का संबंध किससे है। मनुष्य और पारिस्थितिकी का संबंध किससे है। तो मनुष्य और पारिस्थितिकी का जो संबंध है, मनुष्य और पारिस्थितिकी का संबंध किससे है। तो 22 से पूछा है। सापेक्ष, मिश्रित, निरपेक्ष, द्वंद्वात्मक। मनुष्य और पारिस्थितिकी का संबंध जो है आपका द्वंद्वात्मक है। कब है, द्वंद्वात्मक है। आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्वात्मक हो जाएगा। मनुष्य और पारिस्थितिकी का संबंध कैसा है, तो द्वंद्वात्मक है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 38, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई के लेखक रचनाकार कौन है। बड़े भाई जो के लेखक जो है, बड़े भाई जो है किस लेखक की रचना है। बिरजू महाराज, यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा, महात्मा गांधी। बड़े भाई जी के लेखक कौन है, क्या होगा इसका आंसर, है ना। बिरजू महाराज, यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा। बड़े भाई किस के लेखक है, तो इसका जो लेखक जो होगा आपको रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा, ठीक है ना। रामविलास शर्मा आंसर हो जाएगा। बड़े भाई किस लेखक की, तो रामविलास शर्मा के, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। एशिया किस महाद्वीप में है। एशिया किस महाद्वीप में, तो एशिया तो ऑलरेडी एक महाद्वीप है। एशिया क्या है, ऑलरेडी एक महाद्वीप है, तो एशिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एशिया नहीं होगा। ये क्वेश्चन लिखल है एथेंस लिखल है। क्या लिखल है, एथेंस, है ना। क्या लिखल है, एथेंस जो है किस महादेश में। सही क्वेश्चन ये हुआ, 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एशिया किस महादेश में है, तो एशिया आपको यूरोप महादेश में। किस महादेश में है, एथेंस जो है किस महादेश में है, आपको यूरोप महादेश में। किस महादेश में, यूरोप महादेश में, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन 40 नंबर। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। धन, साहित्य, ऐश्वर्य, वैभव। कौन मनुष्य के संपूर्ण, है ना, संपूर्ण जीवन से संबंधित है। क्या होगा इसका आंसर, तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन से कौन संबंधित रहता है, तो मनुष्य के जीवन से आपका कौन जीवन संबंधित है। धन चाहिए, साहित्य चाहिए, ऐश्वर्य, तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन संबंधित है, तो साहित्य आंसर होगा। क्या आंसर होगा, साहित्य। क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर साहित्य होगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। क्या है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, तो अंग्रेज कवि टेनिसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेज कवि टेनिसन होगा। क्या होगा, अंग्रेज कवि टेनिसन इसका सही आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए, 24 में पूछा है, 26 में पूछने की संभावना है। आइए अगला क्वेश्चन। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लेखक जो है रामविलास शर्मा, कौन है, रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी मिलता है, पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये भी 24 से पूछा हुआ है। निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा की बात हो रहा है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, निराला की साहित्य साधना पर क्या मिलता है इनको मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। किन्हें, तो रामविलास शर्मा को मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42-43। जार-शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे। जार-शाही व्यवस्था कहाँ था, तो रूस में था। जो वहाँ के राजा को क्या बोलते थे, जार कहा था। तो वही एक सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे। टॉल्स्टॉय थे, ओल्डर थे, थॉमस हार्डी, वाल्टर स्कॉट। तो टॉल्स्टॉय थे। कौन थे, जार-शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे, तो वे थे टॉल्स्टॉय थे। कौन थे, टॉल्स्टॉय थे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो ये रिपीट क्वेश्चन है। क्या है, रिपीट क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिए,
है ना, इसको हम चर्चा कर ही चुके हैं। आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर सही होगा, इसी में से आंसर होगा। रिपीट क्वेश्चन कर दिया है ना। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो हिंदी में आलोचना करने वाला सबसे अग्रणी किसको माना जाता है, इसको हस्ताक्षर बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, आलोचना करने में माहिर है, वो कौन व्यक्ति है। भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा। कौन होगा इसका आंसर, तो रामविलास शर्मा है। कौन है, रामविलास शर्मा है। 20 में क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण कवि कौन है, तो रामविलास शर्मा को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एशिया किस महाद्वीप में है, फिर वही गलत क्वेश्चन टाइपिंग है, वही है। यहाँ पर एथेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एथेंस। क्या होना चाहिए, एथेंस होना चाहिए, ठीक है ना। किस महादेश में है, इसका भी आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, यूरोप होगा, ठीक है ना। आइए अगला 47 नंबर, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के क्या थे, महामंत्री रहे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर आपको याद है, अभी देखे होइएगा तो थोड़ी देर पहले देखें, है ना। इसका आंसर क्या होगा, सही इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है ना। आइए, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। पेड़ पर कमरा जो है किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। पेड़ पर जो कमरा किसकी रचना है, तो ये जो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा है, विनोद कुमार शुक्ल के है। किसका है, विनोद कुमार शुक्ल के। आंसर क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, खिलौना या किताब, पैसे, मछली। तो क्या मांगना था, लेखक अपने पिताजी से क्या मांगना चाहता था। ये 19 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मछली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए 50 नंबर, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी। बताइए कितनी मछलियां खरीदी थी, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी। ये भी 19 से पूछा गया है। तो टोटल 3 मछलियां खरीदी थी, जिसमें 2 मछली क्या थी, जिंदा थी। 2 मछली क्या थी, जिंदा थी, ठीक है ना। और 1 मछली क्या थी, मर चुकी थी। क्या थी, मर चुकी थी। और 1 मछली क्या था, मर चुका था, ठीक है ना। मछली मर चुकी थी, ठीक है ना। आइए 50 क्वेश्चन आपने यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व किया है। इस प्रकार से डेली जो है ना 50-50 क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। आप बताइए आपको ईमानदारी पूर्वक कि कितना आपका सही हुआ। आप लोग कमेंट में दीजिए कि आपको 50 क्वेश्चन में, इसमें मतलब 3 क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन था, है ना, जिसमें 47 क्वेश्चन होगा, कितना आपने सही किया। इसका सही से आप कमेंट में जरूर दीजिएगा जवाब, हम इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और इससे आपका तैयारी और मजबूती प्रदान होगा। लेकिन ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसे करना है, तो आपको कॉपी पेन पर ही बना कर देखना था। चलिए यहाँ तक देखने के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।